Students, how are you? Please, students, raise your hands. If audio video is clear, and for your attendance, please raise your hands. Okay, thank you so much. देखिए मैंने आपको एक पीडीएफ सेंड की थी फाइल जिसमें आपको ये बताया गया था कि ये एनसीईआरटी के अंदर इन बिटवीन चैप्टर के बीच में आपको क्वेश्चन गिवन है जो ब्लू कलर से लिखे गए हैं, तो इसलिए मैंने इनको बोला था कि ये ब्लू क्वेश्चन है। तो कारण है सर, ऑन दो ब्लूटूथ दो, आपने बंद क्यों कर दिया? यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टेड ही नहीं है सर, ऑफ किए है आवाज, इसीलिए तो बोल रहा हूँ, ऑफ क्यों कर दिया आप लोगों ने? म्यूट कर दिया सर अपना। वहां से म्यूट करो सर हमारे को। Hello everyone, if you are able to hear me, please raise your hand. ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। और ये जो क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 3 पर गिवन है। तो आप प्रिंट आउट में देखना चाहें तो प्रिंट आउट में देख सकते हैं, अदरवाइज आप जो मैंने आपको पीडीएफ फाइल सेंड की थी उसके प्रिंट आउट आपने लिए, उस प्रिंट आउट में आप इसको रीड कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 3 पर एनसीईआरटी बुक में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। इनमें से कौन मैटर है? चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, आलमंड, थॉट, कोल्ड, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम। अब देखिए जिसको मैं मार्क करता जा रहा हूँ वो मैटर होंगे। सबसे पहले चेयर, चेयर एक मटेरियल है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और मास भी है इसके पास। एयर,
एयर के अंदर पार्टिकल्स हैं और पार्टिकल्स के पास मास होगा और वो भी क्या ऑक्यूपाई करेंगे, स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे इस रूम के अंदर। नेक्स्ट, लव, इट इज ए फीलिंग। स्मेल, जो स्मेल है वो भी मैटर है, जो स्मेल है वो भी क्या होता है, वो भी मैटर है। अब प्लीजेंट स्मेल हो या अनप्लीजेंट स्मेल हो, देखिए दोनों के अंदर ही क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे, और ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, ट्रेवल करेंगे। पार्टिकल्स ट्रेवल करते हुए हमारे नोज में जाएंगे और नोज के अंदर होते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, नोज के अंदर होते हैं ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स। तो ये जो ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स हैं, ये इसके पार्टिकल की स्मेल को क्या करके बताते हैं, हमें सेंस करके बताते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो स्मेल है इसको मैटर में काउंट किया जाता है। फिर से सुन लीजिए, जो स्मेल है उसको मैटर में काउंट किया जाएगा। किसी भी तरह की स्मेल है, प्लीजेंट है चाहे वो अनप्लीजेंट है, और दोनों ही केसेस में पार्टिकल्स जो हैं वो ट्रेवल करते हैं, और वो जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे नोज तक आएंगे और नोज तक आकर के फिर क्या करेंगे, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स उसको सेंस करेंगे, सेंस करके हमारे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन जाएगी जिससे हमें सेंस ऑफ स्मेल होगा। तो स्मेल जो है वो पार्टिकल्स होते हैं, वोलेटाइल पार्टिकल्स, टेम्परेरी पार्टिकल्स, जो फास्ट मूविंग होते हैं, गैसियस पार्टिकल्स होते हैं। नेक्स्ट, हेट, इट इज ए फीलिंग। आलमंड्स, बादाम, ये भी क्या है, ये भी मैटर है, मटेरियल है, ये खाने पड़ते हैं भाई बादाम ताकि दिमाग काम करता रहे। थॉट, थॉट ये है हमारी थिंकिंग प्रोसेस, आइडिया, ओपिनियन, ये हमारी थिंकिंग प्रोसेस है जो ब्रेन करता है। तो ये किस में नहीं आएगा, ये मैटर में नहीं आएगा, इट इज ए प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस। कोल्ड, cold is also the sense of temperature, it is also the sense of temperature। coldness और hotness ही मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी टेम्परेचर को कोल्डनेस, बॉडी की हॉटनेस और कोल्डनेस को क्या बोला जाता है, टेम्परेचर बोला जाता है। तो अगर कोई बॉडी कोल्ड है तो ये तो सेंस है, ये हम लोग सेंस कर पा रहे हैं, तो इसको कोल्ड बोला जाएगा, तो मैटर नहीं है ये। कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक इज ए मैटर, इट इज ए मैटर, लिक्विड स्टेट में होता है। और फिर से देखिए, स्मेल ऑफ परफ्यूम, स्मेल ऑफ परफ्यूम, क्या बताया था मैंने स्मेल के बारे में आपको कि स्मेल क्या होता है, मैटर होता है, पार्टिकल्स होते हैं, उसको स्मेल बोला जाता है। ओके, सो जिनको मैंने मार्क किया वो है मैटर, चेयर, एयर, स्मेल, आलमंड, कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम, ये सब क्या है, मैटर। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, the smell of hot sizzling food reaches to you several meters away, but to get the smell from the cold food you have to go close। ये कह रहा है कि अगर फूड ताजा बन रहा है, गरम गरम खाना पक रहा है, तो उसकी स्मेल तो बड़ी फास्ट आती है, हमें दूर जाना भी नहीं पड़ता, खाने तक चलकर भी नहीं जाना पड़ता, उसकी स्मेल हम तक आ जाती है। लेकिन अगर कोल्ड फूड है, ठंडा फूड है, रेफ्रिजरेटर से निकाला गया है, तो उसकी स्मेल हम तक नहीं आती है, हमें खाने के पास चल करके जाना पड़ता है और देखना पड़ता है कि भाई इसकी कैसी स्मेल है, प्लीजेंट स्मेल है या अनप्लीजेंट स्मेल है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कोल्डनेस मतलब जो टेम्परेचर है वो उस किससे रिलेटेड है, काइनेटिक एनर्जी से, पार्टिकल के मोशन से रिलेटेड है। तो अगर हॉट फूड है, गर्म खाना है, ताजा पकाया जा रहा है, उस समय पर उसकी स्मेल फास्ट आती है, काफी दूर से भी आ जाती है, लेकिन जो ठंडा खाना होगा उसकी स्मेल आप तक नहीं आ पाएगी, आपको खाने के पास चल करके जाना पड़ेगा और उसकी स्मेल को देखना पड़ेगा कि वो कहीं खराब तो नहीं हो गया, प्लीजेंट है या उसकी स्मेल अनप्लीजेंट है। अब ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो हॉट फूड है, जो गर्म फूड है, तो फूड के गर्म होने के कारण जो पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिकल्स कैसे होंगे, फास्ट मूविंग, फास्ट मूविंग होंगे, तो मतलब उनके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, मोर काइनेटिक एनर्जी, इनके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, जिसकी वजह से अगर ये फास्ट मूविंग है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो क्या फास्ट होगा इनका, एयर के अंदर इनका डिफ्यूजन फास्ट होगा, ये जल्दी से स्प्रेड आउट हो जाएंगे पूरे कमरे के अंदर, पूरे घर के अंदर, क्योंकि इनकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी, इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा थी, तो ये फास्ट मूविंग थे। अगर ये फास्ट मूविंग थे तो जल्दी से स्प्रेड आउट हो गए, जल्दी से स्प्रेड आउट हो गए, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, डिफ्यूजन जो है उसकी प्रोसेस फास्ट हो गई, जो मटेरियल है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जल्दी से फैल गया। और कोल्ड फूड के साथ क्या होगा, अगर कोल्ड फूड है तो इसका रिवर्स कर दीजिए, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे होंगे,
यहाँ पे मैंने लिखा था फास्ट मूविंग, इसमें क्या लिखेंगे, इसके पार्टिकल स्लो मूविंग होंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या होगी, इसमें लिखा था मोर काइनेटिक एनर्जी, यहाँ क्या लिखेंगे, इट हैज लेस काइनेटिक एनर्जी, इनके पास कम काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो किसकी प्रोसेस स्लो हो जाएगी, जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन उसकी प्रोसेस कैसी हो जाएगी, द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन विल बिकम स्लो। तो ये डिफ्यूजन की प्रोसेस स्लो हो जाएगी। तो डिफरेंस समझ आ रहा है, गर्म खाने की स्मेल हम तक क्यों आ रही है, ये डिफ्यूजन के कारण होता है। उसके पार्टिकल फास्ट मूविंग होंगे, गर्म कर रहे हैं, हीट एनर्जी दे रहे हैं, हीट एनर्जी देने से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वो जल्दी से जाएंगे, फास्ट मूविंग होंगे। अगर फास्ट मूविंग होंगे तो डिफ्यूजन फास्ट होगा, इस वजह से हमें उसकी जो स्मेल है वो हम तक आ जाएगी, हमें चल करके नहीं जाना पड़ेगा फूड तक। ओके, नेक्स्ट, कोल्ड फूड में क्या बताया, कोल्ड फूड के अंदर जो पार्टिकल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, क्योंकि वो ठंडा है, ठंडा है तो मतलब काइनेटिक एनर्जी कम है, काइनेटिक एनर्जी कम है तो स्लो मूविंग पार्टिकल्स हैं, स्लो मूविंग पार्टिकल्स हैं तो डिफ्यूजन भी कैसा होगा, स्लो, डिफ्यूजन स्लो होगा तो उसकी स्मेल हम तक आ नहीं पाएगी, हमें फूड के पास चल करके जाना पड़ेगा और उसको सेंस करना पड़ेगा, उसकी स्मेल को सेंस करना पड़ेगा कि भैया प्लीजेंट स्मेल है या अनप्लीजेंट स्मेल है, कहीं वो बासी तो नहीं हो गया है, रेंसिड तो नहीं हो गया है फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन ए स्विमिंग पूल। ये कह रहा है स्विमिंग पूल के अंदर जब एक डाइवर, जो स्विमर होता है, वो डाइव करता है और वाटर के अंदर कट थ्रू, उसको कट करते हुए आगे चला जाता है। अब ऐसा क्यों हो पा रहा है, ये पूछ रहा होगा ये। विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो। देखिए वाटर, वाटर कौन सी स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में। अगर लिक्विड स्टेट में होता है तो उसके पार्टिकल्स के बीच में सॉलिड के कंपैरिजन में स्पेसेस कैसे होंगे, ज्यादा। तो ये सॉलिड है जिसके पार्टिकल्स अपनी ही पोजीशन पे रहते हैं और सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन करते हैं, और इनके पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्सेज होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्सेज होते हैं। लिक्विड में, लिक्विड को रखने के लिए कंटेनर चाहिए होगा, मान लीजिए ये वो स्विमिंग पूल है जिसके अंदर वाटर है और ये पार्टिकल्स होंगे दूर दूर, फ्री मोशन कर रहे होंगे, रैंडम मोशन, किसी भी डायरेक्शन में जा रहे होंगे और इनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, ये पार्टिकल्स एक दूसरे को कम फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, स्पेसेस ज्यादा है। तो अब एक स्विमर क्या करेगा, इसमें से जब स्विमिंग करेगा तो वाटर के पार्टिकल्स पर फोर्स लगाएगा, उनको बोलेगा हटो यहाँ से, मेरे को जाना है। तो जब स्विमर उसके अंदर से जा रहा है तो उसको लगाना पड़ेगा फोर्स। फोर्स क्यों लगाना पड़ेगा, ताकि पार्टिकल्स के बीच में जो थोड़ा बहुत अट्रैक्शन फोर्स है उसको भी दूर किया जा सके। जो पार्टिकल्स है उनके बीच में थोड़ा बहुत अट्रैक्शन फोर्स है लिक्विड के पार्टिकल्स में, तो उनको भी हटाया जा सके। तो स्विमर क्या करेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा और पार्टिकल्स को दूर करेगा, पार्टिकल्स को दूर करेगा तो पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स टूट जाएगा और स्विमर उसके अंदर से उसको कट करते हुए आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। तो जब भी स्विमर स्विमिंग पूल के अंदर डाइव करेगा तो वाटर को कट करते हुए अंदर जाएगा, उसका रीजन ये होगा कि पार्टिकल्स के बीच में जो है वो स्पेसेस हैं, इस वजह से उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम था। तो डाइवर जब उसमें जंप करता है, डाइव लगाता है, कूदता है, तो उस समय पर पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ते हुए वो आगे की तरफ बढ़ जाता है। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा उसकी बॉडी से, जिसकी वजह से वो वाटर के अंदर क्या कर पाएगा, स्विमिंग कर पाएगा। अगर वाटर के बजाय हनी ले लें हम, शहद, वैसे तो शहद में कोई डुबकी नहीं लगाना चाहेगा, लेकिन चलो मान लेते हैं किसी ने डुबकी लगा ली शहद के अंदर, एक स्विमिंग पूल लिया हमने, उसमें स्विमिंग पूल में हमने हनी को फिल कर दिया। अब उसमें डाइव लगाएगा तो क्या होगा, उसमें डाइव लगाएगा तो उसको उसको कट करके जाने में दिक्कत होगी, परेशानी होगी, वो उसमें स्विमिंग भी नहीं कर पाएगा। इवन स्विमिंग छोड़िए, उसमें चलना फिरना भी उसमें मुश्किल होगा, इजीली वो उसमें वॉक भी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हनी के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, किसके कंपैरिजन में, वाटर के पार्टिकल्स के कंपैरिजन में। तो अगर पार्टिकल्स में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो वो जो स्विमर था उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, उस हनी को कट करके उसके थ्रू, उसके बीच में से जाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ताकि वो हनी के पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ सके। तो इस तरह से ये कंपैरिजन आप देख सकते हैं। और सॉलिड में तो डाइव कर ही नहीं सकता, सॉलिड में डाइव करेगा तो भैया गड़बड़ हो जाएगी, आकर के जैसे ही जंप करेगा, सॉलिड तो नहीं टूटेगा लेकिन हड्डियां जरूर टूट जाएंगी। सो प्लीज डू नॉट ट्राई दिस एट होम।
व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर के पार्टिकल्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये नोट्स के फर्स्ट पेज पर लिखा हुआ है, आपके कॉपी के फर्स्ट पेज पर जो लिखा है उसमें कैरेक्टरिस्टिक देखिए पार्टिकल्स की। पहली कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, पार्टिकल्स लगातार मोशन करते रहते हैं। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होते हैं, देयर आर स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मैटर के जो भी पार्टिकल्स हैं वो सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज लास्ट कैरेक्टरिस्टिक, जो पार्टिकल्स हैं वो दैट आर वेरी वेरी स्मॉल, दैट आर टाइनी इन साइज, वो बहुत ही छोटे हैं साइज के अंदर, इतने छोटे हैं कि हम उनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा उन पार्टिकल्स को देखने के लिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, नॉट ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बायोलॉजी में जो यूज करते हैं वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती है, रॉबर्ट हुक ने जो यूज की थी सेल को देखने के लिए, वो माइक्रोस्कोप काम नहीं आएगी पार्टिकल्स को देखने के लिए। पार्टिकल का साइज तो उससे भी काफी छोटा है, 10,000 गुना छोटा है सेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चलते हैं पेज नंबर 6 पे, एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 6। अब पेज नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, क्या है? द फर्स्ट क्वेश्चन इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। कह रहा है डेंसिटी क्या होती है? भैया हमें पता है डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज द डेंसिटी। अब कंपैरिजन करने को बोलेगा ये, अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। अब ये इसने कुछ मटेरियल दिए हैं, बोल रहा है कि इनको अरेंज करके बताओ आप इंक्रीजिंग डेंसिटी के ऑर्डर में। अब मैं पहले वो एलिमेंट्स लिखता हूँ क्या क्या दे रखे हैं इसने, किस किस को अरेंज करना है हमें। ये क्वेश्चन में गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन में एयर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी। अच्छा मैं इसको ऑर्डर में लिख देता हूँ, आंसर देख लीजिए आप इसका। पहले देखो क्या क्या लिख रखे हैं इसमें, एयर, चिमनी, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, कॉटन, नो कॉटन ही, हनी, हनी, देन वाटर, चौक, कॉटन, आयरन। अब देखिए सबसे कम डेंसिटी किसकी है? एयर की। क्यों है? कारण सुनते जाइए। एयर की डेंसिटी इसलिए कम है क्योंकि उसमें लाइट वेट की गैसेज है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। क्योंकि एयर के अंदर मोस्ट ऑफ द गैसेज कौन सी होती हैं? लाइट गैसेज विच आर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। आपको एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन पता है, एटमॉस्फेयर के अंदर 78% नाइट्रोजन गैस होती है और 21% ऑक्सीजन गैस होती है। तो 99% तो कौन सी गैसेज है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही तो है एयर के अंदर, और इनको क्या बोलते हैं? लाइट गैसेज। क्या बोला जाता है इनको? लाइट गैसेज। तो सबसे कम डेंसिटी किसकी है? सबसे कम डेंसिटी है एयर की। नेक्स्ट, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी। चिमनी के अंदर से जो एग्जॉस्ट निकल रहा है, जो स्मोक उठ रहा है, धुआं उठ रहा है, उसके अंदर अलग अलग तरह के सब्सटेंस होंगे। जैसे कि हमने कोयले को जलाया, कोयले को जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरह की गैसेस प्रोड्यूस होंगी। और ये गैसेस किससे हैवी हैं? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से हैवी हैं। ये सबसे लाइट गैसेज हैं। तो अगर ये गैसेज ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से हैवी हैं तो इसका मतलब ये सेकंड नंबर पे आएंगे, इनकी डेंसिटी ज्यादा होगी। उतनी वॉल्यूम में क्या बढ़ रहा है? मास बढ़ रहा है इनका, पार्टिकल्स का। तो सेकंड आएगा एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, एग्जॉस्ट फ्रॉम या एग्जॉस्ट ऑफ चिमनीज। चिमनी, CHIMNEYS। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? इसके बाद आएगा कॉटन। ये लिखा ना, वाटर, चौक, कॉटन, आयरन। कॉटन की डेंसिटी फिर आएगी। क्यों? देखिए कॉटन की डेंसिटी कम क्यों है? मटेरियल बहुत कम जगह पर है, जो सेल्यूलोज है वो बहुत कम जगह पर है, उनके बीच में ज्यादातर जो पोर्स हैं उसमें क्या फील्ड है? एयर फील्ड है। इसीलिए कॉटन की डेंसिटी जो है वो बहुत कम होती है। वो फ्लफी होती है ना, क्योंकि उसके बीच में पोर्स होते हैं। पोर्स का मतलब है उसके बीच में होल्स होते हैं, और उन होल्स के अंदर क्या फील्ड रहती है? एयर फील्ड रहती है। और एयर के अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, तो लाइट गैसेज उसके अंदर फिल रह रही हैं। इस वजह से जो कॉटन है वो भी, उसकी डेंसिटी किससे ज्यादा होगी? एग्जॉस्ट से ज्यादा होगी। ये कॉटन लिखेंगे फिर इसमें। नेक्स्ट, कॉटन के बाद आएगा वाटर।
अब वाटर की बात करते हैं। लिक्विड स्टेट आ गई ना, लिक्विड, वाटर। वाटर के बाद किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? हनी। अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि स्विमर जो है इसमें स्विमिंग करने में उसको दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल के बीच में स्पेसेस जो है वो बहुत कम होंगे और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो इसकी डेंसिटी आपको ज्यादा मिलेगी। वाटर के बाद हनी, हनी के बाद आएगा चौक। चौक एक सॉलिड है लेकिन इजीली ब्रेकेबल है, अगर आसानी से तोड़ा जा सकता है, तो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स इससे स्ट्रॉन्ग है, हनी से स्ट्रॉन्ग है नो डाउट, लेकिन इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम उसको हाथ से फोर्स लगा करके तोड़ ना सके। तो हम चौक को इजीली ब्रेक डाउन कर सकते हैं 2 पीसेज में या 2 से ज्यादा पीसेज में। नेक्स्ट, चौक के बाद लास्ट आएगा आयरन। आयरन पर हम हाथ से फोर्स लगा रहे हैं, देख रहे हैं भाई कुछ भी नहीं हो रहा, बेंड भी नहीं हो रहा, वो तो ना उसकी शेप में चेंज हो रहा है, तो किसका यूज करना पड़ेगा? हैमर का। तो हैमर लेकर के जैसे ही इसको बीट करेंगे, इसकी शेप में थोड़ा सा चेंज आपको दिखाई देगा। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होगी? आयरन की। सबसे कम पार्टिकल्स, सबसे कम मास पर यूनिट वॉल्यूम में, सबसे ज्यादा, सबसे कम डेंसिटी है एयर की, एयर से ज्यादा डेंसिटी है एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, स्मोक की। नेक्स्ट कॉटन, कॉटन के बाद ज्यादा डेंसिटी है वाटर की। हनी, चौक, आयरन, ये इनकी डेंसिटीज होंगी। इंक्रीजिंग ऑर्डर मैंने लिख दिया इसको, और आपको इसके रीजंस भी बता दिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। आयरन में पार्टिकल सबसे ज्यादा टाइटली पैक्ड होंगे, तो पर यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा पार्टिकल्स किसके आएंगे? आयरन के। सबसे कम पार्टिकल्स किसके आएंगे? एयर के। मैंने आपको इनकी डेंसिटीज भी बताई थी। एयर की डेंसिटी थी 1.28 के आसपास, 1.28 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। पर मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब का टैंक लेंगे तो कितनी एयर आती है? सिर्फ 1.28 किलोग्राम। जबकि आयरन कितना आ सकता है? आयरन आ सकता है 7800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो एयर की डेंसिटी सबसे कम है और आयरन की डेंसिटी इन मटेरियल के अंदर सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन दे रखा है इसने। टेबुलेट द डिफरेंस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थ्री स्टेट ऑफ मैटर। ये आपको टेबल देखनी पड़ेगी। मैंने आपको पीडीएफ फाइल में नोट सेंड किए थे, उसमें आपने टेबल देखी होगी, इसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये मिस्टर आईफोन कौन है भैया? मिस्टर आईफोन सर, इसको लीव कर दो आप क्लास से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं रीड कर रहा था जिसमें आपको ये बताया कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, थ्री स्टेट ऑफ मैटर, इनकी कैरेक्टरिस्टिक में क्या डिफरेंस है? डिफरेंसेस आपको टेबल में गिवन है। क्या क्या डिफरेंसेस है? सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस कम होते हैं, लिक्विड में थोड़े ज्यादा होते हैं, गैसेस के अंदर स्पेसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इतने ज्यादा होते हैं कि पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाते गैसेस के अंदर। और सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होगा, और गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होगा ही। इसके अलावा सॉलिड जो है उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, लिक्विड को भी कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताई थी, ये किसकी थी? ये सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की थी, जो मैंने टेबल की में आपको लिखवाई थी, तो नोट में आपको ये टेबल मिल जाएगी। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि कमेंट अपॉन द फ्लोइंग। ठीक है, कमेंट करना है, करते हैं, कमेंट करते हैं। रिजिडिटी, रिजिडिटी क्या बताया था मैंने? रिजिडिटी प्रॉपर्टी है किसकी? सॉलिड की। रिजिडिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड ड्यू टू विच दे मेंटेन देयर शेप, ड्यू टू विच दे मेंटेन देयर शेप, जिसकी वजह से वो अपनी शेप को मेंटेन करते हैं। इसी वजह से उनकी फिक्स शेप होती है और फिक्स वॉल्यूम होती है। तो सॉलिड्स की फिक्स शेप है, फिक्स वॉल्यूम है, ड्यू टू रिजिडिटी, ड्यू टू रिजिडिटी। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी क्या बताया मैंने आपको? सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं कर सकते, लिक्विड्स को कंप्रेस नहीं कर सकते, गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है। तो जैसे ही हम गैसेस के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं, उनकी वॉल्यूम को डिक्रीज किया जा सकता है, उनकी वॉल्यूम को डिक्रीज किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। इसके लिए क्या एक्सपेरिमेंट बताया मैंने आपको? इसके लिए यूज करना पड़ता है पिस्टन का। एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर के अंदर मटेरियल डालते हैं, गैस डालते हैं, और एक पिस्टन लेते हैं और उसको कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक हमने सिलेंडर लिया, ये इसकी वॉल्स हैं सिलेंडर की, दीज आर द वॉल्स ऑफ द सिलेंडर,
और इसके बीच में क्या लगाना पड़ेगा, एक पिस्टन लगाना पड़ेगा। ये लो, पिस्टन लगा दिया। पिस्टन लगा करके ये हैंडल होगा जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, पिस्टन पर फोर्स अप्लाई करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। ये है गैस के पार्टिकल्स, दूर दूर है, अभी इसने इतनी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रखा है। तो मैं जैसे इस पर फोर्स लगाऊंगा या प्रेशर लगाऊंगा, फोर्स लगाऊंगा, तो इस क्या होगा, पिस्टन जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में। जैसे जैसे नीचे जाएगा, सेकंड कंडीशन देखिए क्या हो जाएगी, ये लो जी, ये मैंने फोर्स लगाया और पिस्टन यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया, तो ये पार्टिकल क्लोजली स्पेस्ड हो गए। क्लोजली स्पेस्ड हो गए तो हो सकता है आप और फोर्स अप्लाई करें तो ये गैस से लिक्विड में आ जाए। तो गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है, और जिनके अंदर ये, जिनको कंप्रेस किया जा सकता है उनके अंदर कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। तो गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं तो हम बोलेंगे द गैसेस हैव द प्रॉपर्टी ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, उनकी वॉल्यूम को चेंज किया जा सकता है और कंप्रेस करके उनको गैस से लिक्विड स्टेट में भी लाया जा सकता है। अगर मैं कंप्रेस करते जा रहा हूँ तो पार्टिकल इतने पास पास आ जाएंगे कि वो कौन से स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो प्रेशर अप्लाई करने से भी स्टेट को चेंज किया जा सकता है बाय द कंप्रेशन। फ्लूइडिटी, द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लूइडिटी। फ्लूइड क्या बताया था, फ्लूइड्स क्या होते हैं, द मटेरियल्स व्हिच कैन फ्लो इजीली, जो आसानी से फ्लो कर सकते हैं, these are called fluids। तो फ्लूइड तो मटेरियल को बोलेंगे, जैसे कि गैसेस भी फ्लो कर सकती हैं और लिक्विड्स जो है वो भी फ्लो कर सकते हैं, दे कैन फ्लो इजीली। अगर ये इजीली फ्लो कर सकते हैं तो हम इनको क्या बोलेंगे, हम इनको फ्लूइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इनको, फ्लूइड। तो ये दोनों फ्लूइड है, और जो इजीली फ्लो कर सकते हैं उनके अंदर जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी। So fluidity is the property due to which gases and liquids can flow easily। वो easily flow कर सकते हैं। और क्यों flow कर सकते हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस ज्यादा है। स्पेसेस ज्यादा होने से पार्टिकल्स एक दूसरे पर ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगा पा रहे और रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। अगर पार्टिकल्स रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मोशन कर सकते हैं तो इसका मतलब वो फ्लो कर रहे हैं, वो चल रहे हैं, बह रहे हैं। नेक्स्ट, फिलिंग ए गैस कंटेनर। फिलिंग ए गैस कंटेनर, एक कंटेनर को फिल करना, किससे, गैस से फिल करना। ठीक है, कर लेते हैं भाई। अब ये देखो, ये टॉपिक बताने का उसका रीजन क्या है, उसका ये टॉपिक बताने का रीजन है कि वॉल्यूम को बताना, कि गैस जो है उसकी वॉल्यूम फिक्स नहीं होती है। गैस की वॉल्यूम फिक्स नहीं होती है, आप उसको जिस भी कंटेनर में डालोगे वो उस कंटेनर की वॉल्यूम को गेन कर लेगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक छोटा सा कंटेनर, इस कंटेनर में यहाँ पर ये पार्टिकल, ठीक है, अब गैस के पार्टिकल जो है वो फ्री मूविंग है, तो ये पूरे कंटेनर के अंदर ऐसा फैल जाते हैं। जैसे मैं इसको इसमें डालता हूँ तो ये पूरे कंटेनर की वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करते हैं। मान लीजिए इस कंटेनर की वॉल्यूम थी 2 मीटर क्यूब, तो ये इसकी वॉल्यूम थी। अभी ये जो गैस थी, कितनी गैस मैंने यहाँ पर फिल की है, 10 ग्राम ऑक्सीजन गैस। 10 ग्राम ऑक्सीजन गैस मैंने 2 मीटर क्यूब के कंटेनर में डाल दी, तो इसने इसकी वॉल्यूम ले ली। अब मैंने कंटेनर लिया बड़ा, ये एक रूम के जितना बड़ा कंटेनर ले लिया। अब यही जो 10 ग्राम गैस थी जो इसमें डाली थी, वही गैस मैंने इसमें फिल कर दी। ये पार्टिकल्स ऐसा दूर दूर एडजस्ट हो गए, लेकिन अभी भी किसकी वॉल्यूम ले रहे हैं, दे आर गेनिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ये कंटेनर की वॉल्यूम को गेन कर रहे हैं। और ये जो कंटेनर है इसकी वॉल्यूम है 10 मीटर क्यूब, इसकी वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब है। तो गैस को जब भी कंटेनर में फिल करते हैं तो वो कंटेनर की पूरी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करते हैं। तो गैस की खुद की कोई वॉल्यूम नहीं होती है, गैस की फिक्स वॉल्यूम नहीं है। इट्स वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन द कंटेनर, ये कंटेनर की वॉल्यूम पे डिपेंड करेगी। तो कंटेनर की जितनी भी वॉल्यूम है, गैस के पार्टिकल पूरी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेंगे। अगर पूरी वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेंगे तो दे आर गेनिंग द
वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। अब कंटेनर छोटा है तो इतनी वॉल्यूम में रह सकती है गैस, कंटेनर बड़ा है तो ज्यादा वॉल्यूम में रह सकती है गैस, क्योंकि फ्री पार्टिकल्स हैं, फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं, जल्दी से फैल जाते हैं पूरे कंटेनर में। शेप, शेप क्या है? शेप है अपीयरेंस, एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस। शेप इज द अपीयरेंस और एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस। आई एम राइटिंग द डेफिनेशन हियर। शेप इज ए प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है जो क्या बताती है? एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द सब्सटेंस। जो सब्सटेंस की अपीयरेंस को बताती है, या इसकी बजाय हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एक्सटर्नल फॉर्म है या एक्सटर्नल अपीयरेंस है सब्सटेंस की, और ये क्या होती है? ये प्रॉपर्टी होती है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। जो सब्सटेंस है वो अपनी शेप को मेंटेन करते हैं। कौन से सब्सटेंस, कौन सी स्टेट में? सॉलिड। सॉलिड सब्सटेंस की शेप फिक्स होती है, वॉल्यूम भी फिक्स होती है। लिक्विड, लिक्विड कंटेनर की शेप को गेन करते हैं। गैसेस, गैसेस भी कंटेनर की शेप को गेन करती हैं। तो शेप जो है वो सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है कि वो कैसा दिखाई दे रहा है, उसका अपीयरेंस क्या है। शेप इज द अपीयरेंस ऑफ द सब्सटेंस। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है, ये मार्कर सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, एक सिलेंडर की तरह, एक पतले पाइप की तरह है, तो मतलब सिलेंड्रिकल शेप है। तो मैंने बोला ये सिलेंड्रिकल शेप का है, तो मैं इसकी क्या बता रहा हूँ? अपीयरेंस ही तो बता रहा हूँ कि ये कैसा दिखता है। so that is called shape. next property is kinetic energy. देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। पार्टिकल्स जो मोशन कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन, उसके कारण उनके पास कुछ एनर्जी है, या वो वाइब्रेशनल मोशन कर रहे हैं तो भी उनके पास एनर्जी है। तो सॉलिड के पार्टिकल्स देखिए अपनी पोजीशन पर फिक्स रहते हैं। ये बनाए मैंने सॉलिड के पार्टिकल्स, ये अपनी पोजीशन पर रहेंगे और सिर्फ वाइब्रेशन करेंगे, तो इनके पास भी काइनेटिक एनर्जी है लेकिन कम है। लिक्विड, लिक्विड के पार्टिकल्स जो हैं वो ऐसा रहते हैं, थोड़े स्पेसेस होते हैं उनके बीच में, और रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। गैसेस को रखने के लिए क्लोज कंटेनर लेना पड़ेगा, और ये पार्टिकल्स और भी फास्ट मूविंग होते हैं, किसी भी डायरेक्शन में रैंडम जा सकते हैं ये भी। तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा किसमें है? सबसे कम काइनेटिक एनर्जी है सॉलिड के पार्टिकल्स, उससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है लिक्विड के पार्टिकल्स में, उससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है गैसेस के पार्टिकल्स, because the particles of the gases are very fast moving, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल जो बहुत फास्ट चलते हैं। ये कैसे पता लगा फास्ट चलते हैं? तो मैंने आपको बताया ना, खाना बनता है उसकी स्मेल 1 सेकंड में आ जाती है, इंसेंस स्टिक। अगरबत्ती को जैसे ही जलाते हैं पूरे कमरे के अंदर 1 सेकंड में स्मेल फैल जाती है। क्यों? क्योंकि गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो फास्ट मूविंग, फास्ट मूविंग होने के कारण डिफ्यूजन फास्ट होता है। तो काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमें किसके बारे में बताती है? टेम्परेचर, या टेम्परेचर से हम बता सकते हैं कि कौन से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। देखिए गैसेस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। लिक्विड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम है, सॉलिड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सबसे कम है। तो काइनेटिक एनर्जी से क्या डिसाइड होता है? टेम्परेचर। और एक बात और सुनिए, सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं मटेरियल को, मतलब कि फ्यूजन मेल्टिंग कर रहे हैं, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा? आंसर है नो। काइनेटिक एनर्जी में अगर चेंज होता तो क्या राइज होता? टेम्परेचर। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, जब भी स्टेट चेंज होती है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो जब तक कि पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाएगी तब तक टेम्परेचर कितना रहेगा? 0 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर नहीं बदल रहा तो क्या नहीं बदलेगी? काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगी। तो जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो जो हम हीट एनर्जी दे रहे हैं उससे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती, उससे उनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं। तो ये सॉलिड है, सॉलिड लिक्विड में क्यों कन्वर्ट हो रहा है? क्योंकि जब हम इसको हीट एनर्जी देंगे तो पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्सेस थे वो अट्रैक्शन फोर्स टूटेंगे, ब्रेक डाउन होंगे बाय द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जो हीट एनर्जी हम दे रहे हैं उससे पार्टिकल्स के जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ब्रेक डाउन होंगे, वो ब्रेक डाउन होंगे तो पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तब काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रही। कैसे पता लगा? क्योंकि उस समय पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस
कैसा रहता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, नहीं बढ़ेगी। Now the next topic is डेंसिटी। डेंसिटी मैंने अभी बताया था आपको, मास पर यूनिट वॉल्यूम। सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है, लिक्विड की डेंसिटी थोड़ी कम होती है, गैसेस की डेंसिटी बहुत कम होती है, क्योंकि पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। अगर पार्टिकल्स पास पास हैं तो इतनी सी जगह में बहुत सारे पार्टिकल्स आ जाएंगे और मास बढ़ जाएगा, मटेरियल बढ़ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड डेंसिटी। अब इसके बाद देखिए, अच्छा आपके क्वेश्चंस क्वेरीज बोलिए पहले। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो कल मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, वेडनेसडे को नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यस लक्षित तनेजा। Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग Sir, बेटा। my question was that electricity is a matter or not? सॉरी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। Sir, my दोबारा question बोलिए। was that. Sir, my question was that electricity is a matter or not? इलेक्ट्रिसिटी। Yes, sir. इलेक्ट्रिसिटी इज एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो एनर्जी है। देखिए एक वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है, उसको मटेरियल में काउंट नहीं करते। नेक्स्ट टॉपिक। यस गुड मिस्टर मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर बेटा। आपने जो क्वेश्चंस करवाए सर, इनकी आप पीडीएफ भेजोगे? ये मैंने पीडीएफ सेंड कर दी आपको 9th के ग्रुप में, क्लास 9th के ग्रुप में, जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं। ओके सर, इनको कॉपी में नहीं लिखना आपको। हाँ जी, इनको कॉपी में नहीं लिखना। अगर आपको नहीं मिली है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं आपको रीसेंड कर दूंगा। ओके सर। यस रश्मि। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा। Sir, what is? हाँ जी क्वेश्चन पूछिए। Sir, actually, I want to know that what is the state of the kinetic sand? बेटा थोड़ा माइक को थोड़ा दूर रखिए और दोबारा बोलिए। Sir, my question is this: what is the state of the kinetic sand?